नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है जिसके द्वारा के बताया गया है कि यदि कोई कंपनसेशन, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे की जाती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से या फिर लॉ की प्रोविज़न की ब्रीच की वजह से, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक्ट को नहीं करता है या फिर किसी एक्ट या सिचुएशन को टॉलरेट करता है या किसी एक्ट को करता है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है और जीएसटी चार्ज किया जाता है। लेकिन बहुत से टैक्स पेयर का एक क्वेश्चन था कि यदि लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन, पेनल्टी, कैंसिलेशन चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसके लिए ही क्लैरिफिकेशन जारी की है सीबीआईसी ने। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी एक्ट को नहीं करने के लिए एग्री करता है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। मान लीजिए एक पार्टी एग्री करती है दूसरी पार्टी के साथ कि वो उसके साथ compete नहीं करेगी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, सर्विस में या फिर जोग्राफिकल एरिया में, और दूसरी पार्टी इसके लिए कंसिडरेशन पे करती है तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बिल्डर जो है वो एग्री करता है कि वो अपनी बिल्डिंग पे और ज़्यादा फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, हालांकि उसे ऑथराइज़ किया गया है म्यूनसिपल अथॉरिटी के द्वारा कि वो कर सकता है, लेकिन उसके नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट के द्वारा उसे पेमेंट की जाती है क्योंकि इससे उसकी जो सनलाइट है वो प्रोटेक्ट होती है नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट की, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है जीएसटी में और जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को नहीं करती है स्पेसिफाइड पीरियड में, मान लीजिए उसके नेबरिंग स्कूल के द्वारा कंपनसेशन पे की जाती है क्योंकि स्कूल इन आवर्स में जो है नॉइज़ को अवॉइड करना चाहता है, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी एक्ट को या सिचुएशन को टॉलरेट किया जाता है तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर किसी हॉकर को अलाउ करता है कि उसकी दुकान के सामने सामान बेच सकता है और इसके बदले में मंथली पेमेंट लेता है, या फिर कोई स्कूल अर्ली मॉर्निंग में लाउड स्पीकर चलाता है और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसे टॉलरेट करती है क्योंकि स्कूल के द्वारा एग्रीड सम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एज ए कंपनसेशन पे किया गया है, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी एक्ट को करने के लिए एग्री किया जाता है तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल यूनिट कोई डिस्चार्ज या एमिशन निकालती है जो कि विद इन परमिसिबल लिमिट है, लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो नेबरिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है उसके द्वारा पेमेंट की जाती है ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट जीरो एमिशन या डिस्चार्ज जो है वो इंस्टॉल करे, तो जो पेमेंट ली गई है इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार यदि किसी एक्ट को करने से मना किया जाता है, किसी एक्ट या सिचुएशन को टॉलरेट किया जाता है, किसी एक्ट को किया जाता है तो इसे सप्लाई सर्विस माना गया है। लेकिन बहुत से डाउट जो हैं वो टैक्स पेयर के द्वारा रेज किए गए हैं कि क्या नीचे दी गई केस में सर्विस टैक्स या जीएसटी डिमांड किया जा सकता है, जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से यदि लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो कोल ब्लॉक है वो कैंसिल किए गए हैं और लॉटीज को जो पेमेंट है या कंपनसेशन दी गई है, या फिर चेक डिसऑनर, फाइन, पेनल्टी जो चार्ज की जाती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा कस्टमर से, या फिर जो पेनल्टी पे की जाती है माइनिंग कंपनी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो रिवर बेड में से अनअकाउंटेड स्टॉक की वजह से, या फिर जो बॉन्ड अमाउंट रिकवर किया गया है एम्प्लॉई से क्योंकि उसने एग्रीड पीरियड से पहले ही एम्प्लॉयमेंट जो वो छोड़ दी है, या लेट पेमेंट चार्जेस कलेक्ट किए गए हैं क्योंकि बिल जो है वो लेट पे किए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर को, फिक्स चार्ज कलेक्ट किए गए हैं पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम के द्वारा इंडिविजुअल कस्टमर से सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज कलेक्ट किए गए हैं, या कैंसिलेशन चार्ज जो रिकवर किए जाते हैं रेलवे के द्वारा कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स के लिए, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि यदि किसी एक्ट को किया जाता है या करने से मना किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट को प्रिज्यूम किया जाए कि वो एग्जिस्ट करता है। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। जब तक कोई एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट ना हो जिससे कि ये पता चले कि रिसिपिएंट ऑफ मनी के द्वारा जो है कोई एक्ट जो है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है कि उसने जो काम किया है वो किसी एक्ट को टॉलरेट किया है या सिचुएशन को टॉलरेट किया है।
इस प्रकार लिक्विडेटेड डैमेजेस जो पे की जाती है बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेनल्टीज लगती हैं क्योंकि माइनिंग कंपनी के द्वारा एक्सेस स्टॉक रखा गया है, या फिर किसी एम्प्लॉय की सैलरी को फॉरफिट किया जाता है क्योंकि एम्प्लॉय ने मिनिमम एग्री पीरियड से पहले ही एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया है, या फिर चेक डिसऑनर हो जाता है और उसके लिए जो पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये जो सभी पेमेंट ली गई हैं वो किसी एक्ट को टॉलरेट नहीं किया गया है, बल्कि एक्ट को टॉलरेट नहीं करने के लिए ये पेनल्टीज ली गई हैं, ताकि फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन परफॉर्मेंस ना हो या कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच ना हो। इस प्रकार ये जो पेमेंट ली गई है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए, या फिर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज़्यादा का स्टॉक रखने के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट को पहले छोड़ने के लिए नहीं ली गई हैं, या फिर जो चेक को डिसऑनर करने के लिए नहीं ली गई हैं। इस प्रकार जब तक कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ना हो जिससे कि ये पता चले कि व्यक्ति ने एक्ट को टॉलरेट किया है, तब तक ये जो कंसिडरेशन लिया गया है इसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई नहीं कहा जा सकता है और जीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता। लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि यदि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नॉन परफॉर्मेंस करती है तो दूसरी पार्टी को इसकी वजह से लॉस या फिर डैमेजेस होते हैं। इस प्रकार जो कंपनसेशन रिकवर की गई है वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के दौरान ही एक इवेंट है, क्योंकि जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो उस वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट को नॉन परफॉर्म किया जाएगा तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी स्पेसिफाई किया गया है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया जाता है तो उस केस में जो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन रिकवर की जा सकती है उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती जो कि एग्रीमेंट में मेंशन की गई है। इस प्रकार जो लिक्विडेटेड डैमेजेस रिकवर किए गए हैं उससे नहीं कहा जा सकता कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को टॉलरेट किया गया है, बल्कि ये तो इसलिए रिकवर किए गए हैं कि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाते हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए किए जाते हैं, ना कि ब्रीच करने के लिए। इस प्रकार यदि लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव भी किए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी से रिसीव कर रही है वो दूसरी पार्टी को टॉलरेट कर रही है या फिर अलाउ कर रही है कि उसे अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस की टैक्सेबिलिटी किस प्रकार होगी, यानी कि यदि लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि दूसरी पार्टी को इंजरी लॉस या जो डैमेज हुआ है उसे कंपनसेट किया जा सके, और यहाँ पे कोई एग्रीमेंट या एक्सप्रेस एम्प्लॉय नहीं है, और यहाँ पे एग्रीड पार्टी जो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस को रिसीव कर रही है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है कि वो किसी एक्ट को रिफ्रेन करेगी या टॉलरेट करेगी। तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, जो पार्टी ब्रीच कर रही है उस पार्टी को जो कि लॉस को सफ़र कर रही है, तो इसे कंसिडरेशन नहीं कहा जा सकता है और ये जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई नहीं होगी और टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया गया है, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, नेग्लिजेंस पायरेसी होती है या फिर ट्रेड नेम और कॉपीराइट का अनऑथराइज्ड यूज़ होता है तो डैमेजेस पे किए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल हो सकते हैं, मान लीजिए हाउस कंस्ट्रक्शन की डिले की जाती है जिसके कारण के बिल्डर को पेनल्टी पे करनी पड़ती है बायर को। तो यहाँ पे जो पेनल्टी पे की गई है वो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए की गई है जो कि बायर ने सफ़र किया है। यहाँ पे बायर के द्वारा बिल्डर को कुछ रिटर्न नहीं मिल रही है। इसी प्रकार यदि फॉरफिट की जाती है अर्नेस्ट मनी, मान लीजिए बायर के द्वारा टर्म्स फुलफिल नहीं की जाती है एग्रीमेंट टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में फॉरफिट किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा सक्सेसफुल बिडर का अमाउंट फॉरफिट किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा बिड को विन करने के बाद टर्म्स को कंप्लाई नहीं किया गया है। तो उस केस में भी ये जो फॉरफिचर ऑफ अर्नेस्ट मनी है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी एक्ट को टॉलरेट नहीं किया गया है, बल्कि ये तो उस लॉस के लिए कंपनसेशन है जो कि पार्टी ने सफ़र किया है, और नॉन सीरियस बायर को डिस्करेज करने के लिए ये पेनल्टी लगाई जाती है। इस प्रकार ये जो पेमेंट है वो फ्लो ऑफ मनी है और सप्लाई नहीं कही जा सकती है, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होंगी। तो इस प्रकार जो मेन पॉइंट है इन केस में ये देखा जाएगा कि क्या ये जो कंसिडरेशन रिसीव किया जा रहा है किसी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के लिए
लिया जा रहा है जहाँ पे कि किसी एक्ट को या सिचुएशन को टॉलरेट किया जा रहा है या फिर रिफ्रेन किया जा रहा है। यदि आंसर येस है तो इसे सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इसके साथ ही सीबीआई से यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि यदि पेमेंट किसी सप्लाई का कंसिडरेशन मानी जाएगी तो ये टैक्सेबल होगी, भले ही इसे किसी भी नाम से कहा जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि मान लीजिए कोई रिसिपिएंट जो है गुड्स और सर्विस को पेमेंट करने में डिले करता है स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो उस केस में उसे लेट फीस या फिर पेनल्टी रिकवर की जाती है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के केस में ये कहा जा सकता है कि यदि पैसेंजर जो है वो ट्रैवल नहीं करता है तो उसका अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट टूर पैकेज के अंतर्गत सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिचर कर लिया जाता है यदि टूर को कैंसिल किया जाता है कस्टमर के द्वारा। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लीज के केस में कहा जा सकता है कि यदि लेसी स्पेसिफाइड पीरियड से पहले लीज को टर्मिनेट करेगा तो उस केस में उसे अर्ली टर्मिनेशन फीस या पेनल्टी पे करनी होगी। इसी प्रकार कुछ बैंक्स भी प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं बोरोवर से यदि बोरोवर जो है लोन की मैच्योरिटी से पहले अमाउंट को रीपे करेगा। तो ये सभी प्रकार की जो पेमेंट है जैसे कि लेट पेमेंट या अर्ली टर्मिनेशन, लीज फीस फॉर प्री पेमेंट ऑफ लोन इट एक्स्ट्रा, या फिर जो फॉरफिटेड अमाउंट है कैंसिलेशन ऑफ सर्विस के लिए बाय द कस्टमर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ही जो है स्पेसिफाइड होते हैं एज पर कमर्शियल टर्म्स। इसलिए ये सप्लाई का ही कंसिडरेशन माने जाएंगे और इसे टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार ये टैक्सेबल होंगी भले ही इन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, यानी कि फाइन या फिर पेनल्टी से। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही पार्ट मानी जाती हैं। तो यदि प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है तो जो इंसिलरी सप्लाईज हैं ये भी टैक्सेबल होंगी, लेकिन यदि प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है तो जो इंसिलरी सप्लाई है वो भी टैक्सेबल नहीं होंगी। यदि कोल ब्लॉक की कैंसिलेशन की वजह से कंपनसेशन दी गई है क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर था कि जो पुराने अलॉटीज हैं उनको कंपनसेशन दी जाएगी क्योंकि उनके कोल ब्लॉक जो वो कैंसिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। इसलिए यहाँ पे सीबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि कंपनसेशन जो पे की गई है कोल ब्लॉक की कैंसिलेशन की वजह से जो पुराने अलॉटीज थे उन्हें उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। यदि कोई चेक डिसऑनर होता है और फाइन या पेनल्टी लगाई जाती है क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे सीबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी सप्लायर ये नहीं चाहता कि जो उसे चेक दिया गया है वो डिसऑनर हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो फाइन या फिर पेनल्टी सप्लायर या फिर बैंक के द्वारा इम्पोज की जाती है वो इसलिए नहीं लगाई जाती कि वो किसी एक्ट को टॉलरेट कर रहा है, बल्कि इसलिए लगाई जा रही है कि वो एक्ट को टॉलरेट नहीं कर रहा है और वो पेनलाइज कर रहा है ताकि इस प्रकार के एक्ट को डिस्करेज किया जा सके फ्यूचर में। इस प्रकार जो चेक डिसऑनर फाइन या फिर पेनल्टी है उसे कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता किसी सर्विस के लिए, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। यदि किसी लॉ को वायलेट करने की वजह से कोई पेनल्टी लगाई जाती है कि उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। इसके लिए सीबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि पेनल्टी इम्पोज की जाती हैं यदि किसी लॉ को वायलेट किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशन की जाती है या फिर पोल्यूशन नॉर्म को वायलेट किया जाता है या फिर किसी दूसरे लॉ को, लेकिन इसे किसी सप्लाई के लिए कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता और टैक्सेबल नहीं होगा। इसी प्रकार फाइन और पेनल्टी इम्पोज की जाती हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटी के जब ये डिस्कवर किया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेस मिनरल जो हैं वो माइन किए गए हैं बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट, तो ये जो पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं उसे कंसिडरेशन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लॉ इस तरह से फ्रेम नहीं किए गए हैं कि वो किसी वायलेशन को टॉलरेट करेंगे, बल्कि ये पेनल्टी तो इसलिए लगाई गई है कि इस प्रकार के एक्ट को टॉलरेट नहीं किया जा सकता और पेनलाइज किया जाएगा इस प्रकार की वायलेशन को। और इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता गवर्नमेंट के केस में और वायलेटर के बीच में कि ये जो है फाइन और पेनल्टी को पे करने के बाद इस प्रकार की वायलेशन अलाउ की जाएंगी। इस प्रकार सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी ये गाइड जो है वो पहले ही इशू की जा चुकी है कि जो फाइन एंड पेनल्टी पे की जाती हैं लॉ को वायलेशन की वजह से उसे सर्विस के लिए कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता है। और ये जो पहले सर्कुलर जारी किया गया था सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत कि जो फाइन है पेनल्टी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज की जाती हैं
वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इसी प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी यही जो सर्कुलर है वो वैलिड रहेगा। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई एम्प्लॉय मिनिमम एग्रीड पीरियड से पहले ही जॉब छोड़ देता है और एम्प्लॉयर के द्वारा से सैलरी रिकवर की जाती है या फिर बॉन्ड अमाउंट रिकवर किया जाता है, क्या वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रखता है तो बहुत से एक्सपेंडिचर जो उसके द्वारा इनकर किए जाते हैं। यदि एम्प्लॉय पहले ही जॉब छोड़ देता है मिनिमम एग्री पीरियड से पहले, तो उस केस में वर्क डिस्टर्ब होता है और एक अनडिज़ायरेबल सिचुएशन बन जाती है। इस केस में एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी को फॉरफिट किया जाता है या बॉन्ड अमाउंट की रिकवरी की जाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी एक्ट को टॉलरेट किया जा रहा है, क्योंकि ये अमाउंट इसलिए रिकवर किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में नॉन सीरियस एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज किया जा सके। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर से इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टॉलरेटिंग एन एक्ट ऑफ सिचुएशन नहीं माना जा सकता है और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार ये जो अमाउंट रिकवर किया गया है वो टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी में। एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन पीरियड में टोल ऑपरेटर्स के द्वारा टोल चार्ज कलेक्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि इस केस में NHAI के द्वारा जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी। तो क्या इसे कहा जाएगा कि टैक्सेबल सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ टोल चार्जेस से रिफ्रेन किया गया है टोल ऑपरेटर के द्वारा। आंसर है नहीं, क्योंकि इस केस में जो सर्विस दी गई है टोल ऑपरेटर के द्वारा वो एक्सेस टू रोड और ब्रिज की सर्विस दी गई है। यहाँ पे जो टोल चार्जेस हैं वो पे किए गए हैं NHAI के द्वारा, तो यहाँ पे यूज़र के द्वारा नहीं पे किए गए बल्कि किसी और व्यक्ति के द्वारा पे किए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्विस है उसका नेचर चेंज हो गया है। यदि लेट पेमेंट चार्ज या फीस कलेक्ट की जाती है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि कई बार लेट पेमेंट जैसे कि इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फीस, फाइन या फिर पेनल्टी जो है वो सप्लायर के द्वारा कलेक्ट की जाती है और मेन सप्लाई का ही पार्ट होती है। तो बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एक्स्ट्रा के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इस प्रकार के चार्जेस लगाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है ये उसका ही पार्ट होते हैं, या एंसिलरी सप्लाई होती है, इसलिए इस केस में सेम रेट लगेगा जो कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर लगता है जीएसटी का। लेकिन ये जो प्रोविज़न है वो चेक डिसऑनर के केस में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो केस ऊपर पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। यदि पावर के लिए फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज रिकवर किए जाते हैं, जैसे कि पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिस्कॉम के द्वारा इंडिविजुअल कस्टमर से, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज रिकवर किए जाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं कि मिनिमम फिक्स चार्ज और दूसरा वेरिएबल पर यूनिट। मिनिमम फिक्स चार्जेस रिकवर किए जाते हैं भले ही कस्टमर्स या एससीबी डिस्कॉम्स के द्वारा कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाए, और वेरिएबल चार्जेस तभी रिकवर किए जाते हैं जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम की जाती है। तो जो मिनिमम फिक्स चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं भले ही व्यक्ति के द्वारा जो है मिनिमम क्वांटिटी कंज्यूम नहीं की गई है। तो कैसे कहा जा सकता है कि टॉलरेटिंग एन एक्ट है। आंसर है नहीं, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविज़न दी गई है ये कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो एग्जम्प्ट है जीएसटी के, और ये दोनों ही मिनिमम फिक्स चार्ज और कैपेसिटी चार्जेस हैं वो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट माने जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है पावर सप्लाइंग कंपनी के द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कि वो थर्ड पार्टी को कोई सप्लाई नहीं करेंगी, तो ये भी एंसिलरी अरेंजमेंट ही है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी किस प्रकार लगेगा, इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि कई बार ऐसा होता है कि होटल अकोमोडेशन बुक की जाती है, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट या जर्नी बुक की जाती है कस्टमर के द्वारा, लेकिन वो किसी कारण की वजह से जर्नी पे नहीं जा पाता है, तो उस केस में सप्लायर के द्वारा कैंसिलेशन जो है वो अलाउ की जाती है और कैंसिलेशन फीस चार्ज की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो है वो सर्विस अवेल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कि जो कंसीडरेशन है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी होती है। तो ये कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है होटल अकोमोडेशन के केस में, टूर एंड ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन के केस में कि कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो
कॉस्ट के तौर पे जो है वो रिकवर किए जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो सप्लाई होने वाली थी उसके लिए कॉस्ट इनकर होती। इसके अलावा जो सप्लाई को कैंसिलेशन करने के लिए भी कॉस्ट होती है, जैसे कि इंडियन रेलवे के द्वारा रिजर्व टिकट को कैंसिल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल और टूर में बंडल ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस स्टार्ट होती है जब कस्टमर ट्रैवल टिकट को बुक करता है और एंड होती है जब पैसेंजर डेस्टिनेशन टर्मिनल से बाहर निकलता है। तो बहुत प्रकार की सर्विसेज जो वो अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल, बुकिंग काउंटर विद बेसिक फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल पे, या फिर जो सीट है वो रिजर्व की जाती हैं, टिकट इशू किए जाते हैं, प्रेफर्ड सीट दी जाती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, लॉन्ज, वेटिंग रूम फैसिलिटी उपलब्ध की कराई जाती हैं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल पे। इसके अलावा बेसिक फैसिलिटी जैसे कि सोप एंड अदर टॉयलेटरीज, जो वॉशरूम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेटिंग एरियाज एक्स्ट्रा में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस प्रकार जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो भी इसका ही पार्ट माने जाएंगे इस बंडल ऑफ सर्विसेज का, क्योंकि ये जो सर्विसेज है वो बंडल के तौर पे सप्लाई की जाती हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई का ही पार्ट मानी जाएंगी। इसलिए यदि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कैंसिलेशन की, तो ये प्रिंसिपल सप्लाई का ही पार्ट मानी जाएगी। मान लीजिए कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं रेलवे टिकट के किसी क्लास के लिए, तो उस पर सेम जीएसटी का रेट लगेगा जैसे कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर लगता है। मान लीजिए जो फर्स्ट एयर कंडीशन कोच होते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है फर्स्ट क्लास पे, और जो अदर क्लासेस होती हैं जैसे कि सेकंड स्लीपर क्लास एक्स्ट्रा उसके ऊपर नील जीएसटी लगता है। इसी प्रकार ही एयर ट्रैवल के केस में होता है। तो इस प्रकार यदि अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल टिकट फॉर एयर ट्रैवल या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी फॉरफिट की जाएगी कस्टमर की टूर, ट्रैवल, होटल अकोमोडेशन के केस में, तो सेम जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा जैसे कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि सेलर के द्वारा बायर का अमाउंट जो अर्नेस्ट मनी का वो फॉरफिट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, या फिर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा सक्सेसफुल बिडर का अमाउंट फॉरफिट किया गया है क्योंकि वो फेल हुआ है बिड के अलॉटमेंट के बाद कंप्लाई करने में, तो उस केस में ये सिर्फ फ्लो ऑफ मनी है बायर से सेलर की तरफ, और यहाँ पे सक्सेसफुल बिडर को कोई अमाउंट रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ये जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है उसके बदले में, तो यहाँ पे जो फॉरफिचर ऑफ अर्नेस्ट मनी हुई है वो टोल रेट ऑफ एन एक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये सिर्फ कंपनसेशन है क्योंकि दूसरी पार्टी ने लॉस सफ़र किया है, और एक पेनल्टी मानी जाएगी ताकि नॉन सीरियस बायर को या बिडर को डिस्करेज किया जा सके। इस प्रकार ये जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई नहीं मानी जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो जीएसटी ऑफिसर है हिदायत दी गई है कि जो टैक्सेबिलिटी है वो फैक्ट ऑफ द केस पे डिपेंड करेंगी, लेकिन ये जो गाइडलाइन दी गई हैं इन्हें ध्यान में रखना है जब भी वो कोई टैक्स लगाएं किसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन पे, ये मानते हुए कि क्या इसे टोल रेट ऑफ एन एक्ट और सिचुएशन या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाए। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।